Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome to Finish Educare. So today we will study 6th chapter of 9th CBSE Civics. The 6th chapter is democratic rights. So in this chapter we will study what are different rights given to the citizens. So आपको पता होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है और कुछ सिटीजन्स को राइट्स होते हैं, सिटीजन को राइट्स मिलता है। वो राइट्स मतलब सिटीजन के कुछ हक होते हैं, वो राइट्स गवर्नमेंट छीन नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट के काम के ऊपर लिमिटेशंस होता है कि गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे काम नहीं कर सकता है, उसे लोगों के जो राइट्स होते हैं उसका उसका कदर करना पड़ता है। सो लेट अस सी व्हाट आर डेमोक्रेटिक राइट्स। सो फ्रॉम लास्ट 5 चैप्टर्स यू हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो आपने देखा होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या मेरिट्स होते हैं डेमोक्रेसी के, क्या डीमेरिट्स होते हैं। बाद में आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है 3rd चैप्टर में, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं। उसके बाद इलेक्शन कैसे होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा था कि लॉज कैसे बना सकते हैं, और जैसे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट लॉ कैसे बनाता है। अगर सिटीजन्स को लॉ पसंद नहीं आता है तो सिटीजन सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो लॉ को चेंज कर सकते हैं, पिटिशंस कर सकते हैं, PIL कर सकते हैं। ये सब आपने देखा होगा। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बात करेंगे कि सिटीजन्स को कौन से राइट्स होते हैं जो सिटीजन एंजॉय करता है और गवर्नमेंट वो राइट्स सिटीजन से छीन नहीं सकता है। सो दिस राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा लिमिटेशंस होते हैं कि अनलिमिटेड पावर नहीं होता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। वो लिमिटेशंस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता है। अगर वो लिमिटेशन गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किया तो वापस वो डिक्टेटरशिप जैसे बन जाता है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है। तो लिमिटेशन क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है गवर्नमेंट को, और सिटीजन्स को कुछ राइट्स होते हैं। जैसे अभी मुझे राइट है कि मैं फ्रीली घूम सकता हूँ इंडिया में। सो फ्रीली घूम सकता हूँ, मुझे मतलब राइट टू फ्रीडम है मुझे। लेकिन अगर मैंने कोई क्राइम किया तो गवर्नमेंट मुझे अरेस्ट कर सकता है, मतलब मेरा फ्रीडम चला जाता है, मुझे जेल में डाल देते हैं। लेकिन कभी करते हैं जब भी मैंने कुछ क्राइम किया, ऐसे ही कोई आके मुझे पकड़ेगा नहीं, मतलब मुझे फ्री रहने का अधिकार है। जब भी मैंने कुछ क्राइम किया तो ही गवर्नमेंट मुझे पकड़ सकता है। तो क्राइम करना ये एक कंडीशन है कि गवर्नमेंट मुझे पकड़ेगा। वैसे राइट टू लाइफ होता है कि मुझे जीने का अधिकार है। ये राइट टू लाइफ कभी जाता है अपना जब भी हमें फांसी होती है। फांसी क्यों होती है? कभी जब भी हम कुछ क्राइम करते हैं तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट राइट्स हमारे छीन नहीं सकता है। अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हमने कुछ गलत काम किया तो ही हमारे राइट्स छीन सकता है। ये राइट्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट के काम के ऊपर लिमिटेशन होता है। अगर ऐसे राइट्स नहीं होते तो गवर्नमेंट किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देता था, कुछ प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। तो ये गवर्नमेंट के काम के ऊपर कुछ लिमिटेशंस है। दिस आर सम राइट्स गिवन टू द सिटीजन एंड दिस राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है या फंडामेंटल राइट्स है, और वी कैन कॉल देम एज डेमोक्रेटिक राइट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। एवरी सिटीजन इज गेटिंग दैट राइट्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन आवर कंट्री। रिच हो, पुअर हो, कोई भी कास्ट को, कोई भी रिलीजन को, सबको सेम राइट्स है। हम लोग कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करते बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट बिलीव्स इन इक्वालिटी। सो लेट अस सी देयर आर 3 एग्जांपल्स इन द फर्स्ट पार्ट। वो 3 एग्जांपल में आपको दिखेगा कि कौन कौन से लोगों को राइट्स मिल रहा था या कौन कौन से लोगों को राइट्स नहीं मिल रहा था। तो ये तो पार्ट ये लास्ट चैप्टर्स का ही है। हमने देखा था कि चैप्टर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं हमने देखा था। चैप्टर 4 में हमने देखा था कि एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू वोट एंड राइट टू बी वोटेड, मतलब खुद वोटिंग के लिए खड़ा भी हो सकता है और खुद वोट भी कर सकता है। ये सब आपने देखा था कि सब लोग एक जैसे हैं, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते हम लोगों के बीच में। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, इलेक्शन कमीशन होता है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद होता है कि अगर चैप्टर 5 में देखा था, इफ लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ पीपल थिंक लॉ इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सिटीजन हैज द राइट टू अप्रोच द कोर्ट। तो अगर हमको लगता है कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था, मेमोरेंडम निकाला था कि 27% सीट रिजर्व है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे गुस्सा थे तो लोगों ने कोर्ट में अप्रोच किया। कोर्ट में जाने के बाद गवर्नमेंट को अपना लॉ थोड़ा चेंज करना पड़ा, उसमें क्रीमी लेयर लाना पड़ा कि रिच लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ पुअर को मिलेगा। तो ये सिटीजन्स को अगर लगता है कि गवर्नमेंट का काम ठीक से नहीं हो रहा है या गवर्नमेंट इज वर्किंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, देन पीपल कैन गो टू कोर्ट। ये भी हमारा राइट है कि हमें हमें गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करने आना चाहिए। सिटीजन्स आर चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स अगर सिटीजन्स का बात नहीं सुनते तो कोई ना कोई अलग मीडियम होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखने का। तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। सो कोर्ट आर गिविंग ऑर्डर्स टू गवर्नमेंट दैट इफ दे आर मेकिंग एनी लॉज दैट आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन,
then court are giving them order and government has to listen to them and government has to cancel that orders or cancel that laws. So let us see first example, a prison in Guantanamo Bay. So Guantanamo Bay is in America. ये अमेरिका का एक एरिया है जिस इज नियर क्यूबा. अमेरिका का जो नेबरिंग कंट्री है, नेबरिंग आइलैंड है क्यूबा, वहाँ एक Guantanamo Bay है. So let us see what happened in Guantanamo Bay. About 600 people were secretly picked up by the US forces from all over the world and put in prison in Guantanamo Bay. So वर्ल्ड में से 600 लोगों को यूएस गवर्नमेंट ने पकड़ा, यूएस के आर्म फोर्सेस ने पकड़ लिया, अरेस्ट किया. क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि उनको शक था कि 2001 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स के 2 बिल्डिंग्स थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में, उसके ऊपर प्लेन से अटैक किया था. अलकायदा करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, उसने अटैक किया था. यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, उनको बहुत सारे लोगों के ऊपर शक था वर्ल्ड में कि ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं अटैक में. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरे वर्ल्ड में से 600 लोगों को अरेस्ट किया. अरेस्ट करने के बाद उनको ग्वाटिनोमा बे, ये सबसे डेडलीस्ट प्रिजन है, सबसे डेंजरस प्रिजन है यूएसए का, वहाँ उनको डाल दिया. सो वन पर्सन हु वाज आल्सो अरेस्टेड वाज जमील अल अबाना. जमील अल अबाना, ही वाज आल्सो अरेस्टेड, उसको भी ग्वाटिनोमा बे में डाल दिया था. हिज सन अनास ने एक लेटर लिखा था. ये लेटर है टॉनी ब्लेयर को लिखा था. टॉनी ब्लेयर, जब ये अनास के फादर को जमील अल अबाना को अरेस्ट किया था, तो टॉनी ब्लेयर तभी यूके, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे. तो जमाल अल अबाना इसको यूरोप से या ब्रिटेन से अरेस्ट किया था और उसे ग्वाटिनोमा बे, जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो प्रिजन है, वहाँ उसे डाल दिया था. सो उसके बेटे ने, अनास ने, एक लेटर लिखा टॉनी ब्लेयर को. अगर आप लेटर पढ़ोगे तो आपको ये समझेगा कि बहुत इमोशनल लेटर है, कि बिना बताए, उनको बच्चों को पता भी नहीं था, उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं था, उनके घर वालों को पता भी नहीं था कि जमील अल अबाना को अरेस्ट कर लिया गवर्नमेंट ने. जैसे अपने इधर नॉर्मली कैसे होता है कि अगर गवर्नमेंट ने किसी को अरेस्ट किया तो सबसे पहले गवर्नमेंट को या पुलिस को उस आदमी को बताना पड़ता है कि क्यों अरेस्ट किया, और ऐसे ही कोई जाके अरेस्ट नहीं कर सकता है, पहले वारंट होना चाहिए अरेस्ट करने का. उसके बाद अरेस्ट होने के बाद 24 आवर्स के अंदर हमें कोर्ट में लेके जाना पड़ता है पुलिस को. तो ये सब क्या है, हमारे राइट्स है, लेकिन ये राइट्स जमील अल अबाना को नहीं मिले. So Jamil Al Abana was among them. The American government said that they were enemies of US and linked to the attack on New York on 11th September 2001. So ये ऐसा अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे न्यूयॉर्क में. तो उसमें 2 बिल्डिंग्स को गिरा दिया था. प्लेन वहाँ जाके टकरा गए थे, प्लेन को हाईजैक ने, और प्लेन जाके ये बिल्डिंग्स को टकरा गए थे. उसके वजह से बहुत सारे लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड इन दिस अटैक. यूनाइटेड स्टेट्स हैड कैरिड आउट अ सर्च मिशन इन एंटायर वर्ल्ड, और उनको जो भी सस्पेक्ट्स थे, उनको लगता था कि ये लोग इन्वॉल्व है, सबको उन्होंने अरेस्ट किया. वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सपोज पाकिस्तान से अरेस्ट किया, तो पाकिस्तान से अरेस्ट करने के बाद पाकिस्तान के गवर्नमेंट को भी पता नहीं था कि आपने यहाँ से लोगों को अरेस्ट करके लेके गए, क्योंकि यूएसए के लोगों ने उनको बताया नहीं, पाकिस्तान को, या इंडिया से किसी को अरेस्ट किया तो बताया नहीं था किसी को, इंडियन लोगों को. So, in most cases, the government of the countries were not asked or even informed about the imprisonment. Like other prisoners, Al-Abana's family got to know that he was in prison only through media. तो उनके घर वालों को भी बताया नहीं था कि जमील को हमने अरेस्ट किया है. How they came to know? They came to know through media. Families of prisoners, media or even UN representatives were not allowed to meet them. फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशंस करके एक वर्ल्ड का ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें यूएसए भी मेंबर है. ये सब ऑर्गेनाइजेशन डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, यूनाइटेड नेशंस, लेकिन उसको भी बताया नहीं था यूएसए ने. ऐसा क्यों? बिकॉज यूएसए इज़ वेरी पावरफुल कंट्री. सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पैसों का, आर्मी का यूएसए करता है यूनाइटेड नेशन में. यूनाइटेड नेशन में यूएसए की बात चलती है क्योंकि यूएसए सबसे पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड में, इट इज़ अ सुपर पावर. तो यूनाइटेड नेशन की भी बात यूएसए ने सुना नहीं. सो द यूएस आर्मी अरेस्टेड them and interrogated them and decided whether to keep them or not. There was no trial मतलब केस नहीं चला उनके ऊपर before any magistrate in the US, nor could these prisoners approach court in their own country. तो उनको कोर्ट में जाने का कोई अधिकार नहीं था. नॉर्मली अगर यूएसए के सिटीजन ने क्राइम किया तो उससे सब रूल्स, सब राइट्स मिलेगा, उसको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, उसको बेल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. लेकिन इन लोगों को कुछ वो राइट्स नहीं मिला था. मतलब यूएसए अपने कंट्री में तो अपने सिटीजन को सब राइट्स देता है, लेकिन बाकी जहां से सस्पेक्ट्स को पकड़ा था, शक था उनके ऊपर से ये लोग उसमें हो सकते हैं टेररिस्ट अटैक में, तो उनको कुछ राइट्स नहीं दिया. सो दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक राइट्स. इन लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिला. सो
Amnesty International is a human rights organization. An international human rights organization collected information on the condition of the prisoners in Guantanamo Bay and reported that the prisoners were given tortured in ways that violated US laws. तो उनको torture करते थे, US law के against था, violate कर रहा था, उनको case नहीं हुआ, उनके ऊपर कुछ नहीं. They were been denied the treatment that even prisoners of war must get as per the international treaties. कि इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुआ 1971 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया ने पाकिस्तान के 80,000 प्लस सोल्जर्स को अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो वॉर हार गए थे पाकिस्तान के लोग. तो 80,000 सोल्जर्स को हमने अरेस्ट किया था, लेकिन उनको कभी टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि वर्ल्ड का एक रूल है कि ऐसे ही जब भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कि वॉर में जो आर्मी के लोग जब भी हम पकड़ लेते हैं तो उनको प्रिजनर्स ऑफ वॉर बोलते हैं, कि अपोजिट जो कंट्री है, एनिमी कंट्री है, उसके अगर आर्मी के लोगों को हमने पकड़ लिया तो वो उनको बोलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर. उनको इंडिया ने अरेस्ट किया था 80,000 लोगों को, लेकिन कभी उनको टॉर्चर नहीं किया, कि ऐसा रूल है कि जो भी प्रिजनर ऑफ वॉर होता है उसे टॉर्चर नहीं कर सकते. वो भी रूल्स यूएसए ने फॉलो नहीं किया गुआंटानामो बे में. तो इन लोगों को बहुत सारा टॉर्चर किया, बहुत सारे हार्ड कंडीशंस में इनको रखा, कुछ रूल्स नहीं दिया उनको, कुछ फ्रीडम नहीं दिया. So that was against the rights given to the citizens. So they were not given any rights. Many prisoners had tried protesting against this condition by going on hunger strike. Prisoners were not released even after they were officially declared not guilty. तो guilty नहीं थे तभी भी उनको release नहीं किया. An independent inquiry by the United Nations supported these findings. The UN Secretary General said that prisoners in Guantanamo Bay should be closed down. Prisons in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept this plan. तो यूएसए ने बात ही नहीं सुना. जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, ये सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं यूनाइटेड नेशन के, मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े ऑफिसर्स में से होते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने उनकी भी बात सुनी नहीं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर है. इट इज़ वन ऑफ द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड. इकोनॉमिकली भी पावरफुल है, मिलिट्रीली भी पावरफुल है, और यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा फंडिंग वही करते हैं, तो उनका बात सुना ही नहीं उन्होंने. सो ये हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि जो राइट्स सिटीजन्स को मिलना चाहिए, जैसे अगर किसी ने क्राइम किया तो आप उसे अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन पहले उसे बताना पड़ेगा, उसके फैमिली को बताना पड़ेगा. आप ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो. अरेस्ट करने के बाद आपको कोई प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहला अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर आपको कोर्ट में लेके जाना पड़ता है उस आदमी को. कोर्ट डिसाइड करेगा ये गिल्टी है कि नहीं है, या इसे प्रिजन में रखना है कि नहीं रखना है. पुलिस या आर्मी डिसाइड नहीं कर सकता है. सो वो सब फॉलो नहीं किया. सो जो सिटीजन्स थे, जमाल अलबाना जो था, उसे नॉर्मल जो राइट्स मिलता है सिटीजन को, नॉर्मल जो राइट्स मिलता है ह्यूमन बींग्स को, वो राइट्स नहीं दिया. सो दिस पीपल आर नॉट गेटिंग एनी डेमोक्रेटिक राइट्स. देन नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया. तो लेट अस सी, ये अभी हमने क्या देखा था कि यूएसए के एग्जांपल में जिनको टॉर्चर कर रहे थे वो यूएसए उनको राइट्स नहीं दिया था. जैसे आपको लगता है कि वो यूएसए के सिटीजन नहीं है तो उनको क्यों राइट्स देना चाहिए. नाउ इफ यू टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, यहाँ सऊदी अरेबिया का ही सिटीजन है, लेकिन उनको भी डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है. लेट अस सी हाउ दे आर नॉट गेटिंग एनी राइट्स. The case of Guantanamo Bay looks like an exception, for it involves the government of one country denying the rights to citizens of other country. मतलब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोगों को डिनाई नहीं कर रहे, राइट्स नहीं दे रहे. Let us therefore look at case of Saudi Arabia and the position of citizens with regard to their government. Consider these facts. First, the country is ruled by a hereditary king and the people have no role in electing or changing their rulers. तो सऊदी अरेबिया का जो किंग है वो हेरिडिटरी है, मोनार्क है. किंग के बाद उसके बेटे या उसका फैमिली वाले किंग बनेंगे. पीपल हैव नो राइट टू चूज देयर लीडर्स. लोग चूज नहीं कर सकते लीडर्स को. तो ये डेमोक्रेसी का बेसिक थिंग है कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं दे आर चूजन बाय द पीपल. इसमें था क्या, वैसा नहीं था. देन द किंग सिलेक्ट्स द लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर मीन्स लोकसभा. वहाँ अपने जैसा जो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा है, वैसे वहाँ कौन चूज करता है, किंग. लोग चूज करते हैं क्या, नहीं. एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी किंग चूज करता है. He appoints the judges and can change any of their decision. तो जजेस को भी कौन अपॉइंट करता है, किंग. सो ऑल दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं होता है. Citizens cannot perform political parties or any political organization. Media cannot report anything that monarch does not like. So उसके खुद की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, और मीडिया भी अगर किंग को कोई न्यूज़ पसंद नहीं आता है तो वो मीडिया पब्लिश नहीं करेगा. सो ऑल दिस थिंग्स आर अगेंस्ट राइट टू एक्सप्रेशन. कि अपने को एक्सप्रेस करने का अधिकार होता है कि हमें अगर किंग का काम अच्छा नहीं लगता है देन वी कैन एक्सप्रेस दैट किंग इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली.
बट दैट वाज नॉट अलाउड इन सऊदी अरेबिया, ये अभी भी अलाउड नहीं है. देन देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एवरी सिटीजन इज रिक्वायर्ड टू बी मुस्लिम. Non-Muslim residents can follow their religion in private but not in public. So there is no freedom of religion. So every citizen is Muslim. लेकिन अगर जो नॉन मुस्लिम है वो अपने फेस्टिवल्स, अपने कोई भी पूजा है, कुछ भी है, वो अपने घर में ही सेलिब्रेट करेगा, बाहर सेलिब्रेट नहीं कर सकता है, पब्लिकली नहीं कर सकता है. तो इसमें क्या है कि देर इज़ नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. कोई भी रिलीजन आप फॉलो नहीं कर सकते हो फ्रीली. इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, इवन इफ इज मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, एवरीबडी आर हैविंग फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन रिलीजन. आप अपने गणपति भी सेलिब्रेट करते हैं, ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, फ्रीली सेलिब्रेट करते हैं, बाहर रोड पे आके या कहीं भी कर सकते हैं. बट दैट वाज नॉट केस इन सऊदी अरेबिया. या अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है. तो ऑल दिस थिंग्स आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी. तो सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी नहीं है, खुद के सिटीजन्स को ही डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिल रहे. देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन. देन नेक्स्ट इज वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस. The testimony of one man is considered equal to 2 women. तो वन मैन का जितना पावर है उतना पावर 2 वुमेन का. तो 1:2 रेशियो है कि मैन को डबल पावर है वुमेन को कंपेयर करेंगे. तो बहुत साल तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता था. अभी रिसेंटली उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिला वुमेन को. सो ऑल दिस थिंग्स आर टेलिंग अस दैट दे आर नॉट बिलीविंग इन राइट टू इक्वालिटी. ये लास्ट पॉइंट राइट टू इक्वालिटी में है कि वुमेन एंड मैन बोथ आर इक्वल. सऊदी अरेबिया में ऐसा मानते हैं क्या? नहीं. रिलीजन का कोई फ्रीडम नहीं है. उसके बाद एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपना व्यूज, लीडर्स को चूज नहीं कर सकते. ऑल दिस थिंग्स आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी. सो सऊदी अरेबिया इज नॉट डेमोक्रेसी. मतलब वहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं मिलता है. This is true. This is not just true of Saudi Arabia. There are many countries in the world where several of these conditions exist. So there are many countries. बहुत सारे ऐसे countries है जहाँ लोगों को fundamental rights नहीं या basic rights नहीं मिलता है. So they have to follow whatever rules are there in that country. They cannot question that rules. कोई rules को question नहीं कर सकता. अगर question करोगे तो आपको सजा होगा. All these things is against democracy. इंडिया में आपको ये सब rights मिलेंगे citizens को because India is a democratic country. Now let us see one more example of ethnic massacre in Kosovo. Ethnic massacre in Kosovo. Massacre means mass killing of people. और ethnicity means एक कल्चर पे बेस होता है कि कहाँ से ओरिजिन है लोगों का, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है. तो ये ethnicity पे बेस्ड होता है कि Kosovo there were people of many ethnicity were living. So एक ethnicity के लोग मेजॉरिटी थे और दूसरे माइनॉरिटी थे. तो मेजॉरिटी कम्युनिटी क्या करता था? अपना पावर दिखा के माइनॉरिटी कम्युनिटी को सप्रेस करता था. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन कोसोवो. यू माइट थिंक दैट दिस इज पॉसिबल इन एन एब्सोल्यूट मोनार्क बट नॉट इन कंट्री विच चूजन बाय रूलर्स. कि आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया में क्या था इसलिए लीडर्स कुछ राइट्स नहीं दे रहा था. लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसमें लीडर्स को चूज करते हैं हम. चूज करने के बाद जब ये लीडर डेमोक्रेटिकली चूज होता है, चूज होने के बाद वो लीडर डिक्टेटर जैसा बिहेव करता है. ये एग्जाम्पल है कोसोवो का. Just consider this story from Kosovo. This was a province of Yugoslavia. Earlier there was a country called as Yugoslavia. अभी उस कंट्री के 6 हिस्से हो गए, 6 हिस्सों में डिवाइड हो गया यूगोस्लाविया. उसमें से एक हिस्सा था कोसोवो. कोसोवो इज इन यूरोप में कंट्री है. दिस वॉज अ प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर इट स्प्लिट. इन द प्रोविंस ऑफ द पॉपुलेशन वॉज ओवरवेलमिंगली एथनिक अल्बानियन. सो अल्बानियन करके एथनिसिटी के लोग थे जो अल्बानिया से आते थे. बट इन द एंटायर कंट्री सर्ब मीन्स पीपल फ्रॉम सर्बिया. Serbs were in majority. So in this country, Serbs were in majority. Serbian जो लोग थे, Serbs थे, उनको सर्ब बोलते. जैसे इंडिया के लोगों को इंडियंस बोलते, वैसे Serbs were in majority. जिनका एथनिसिटी सर्बिया से था, Serbs were in majority and Albanians were in minority. इतना याद रखो. Serbs majority में थे, Albanians minority में थे. A narrow-minded Serb nationalist Milosevic became the leader of country. इलेक्शन से जीत गया क्योंकि Serbs majority में थे. सब लोगों ने मिलोशेविक को वोट करके जिता दिया. हैड वॉन द इलेक्शन. हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी हॉस्टाइल टू द कोसोवो अल्बानियंस. तो हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी एंग्री और वेरी बैड टू द कोसोवोज अल्बानियंस. अल्बानियंस जो माइनॉरिटी में थे उनके लिए बहुत खराब गवर्नमेंट था. ही वॉन्टेड द सर्ब्स टू डोमिनेट द कंट्री. तो उसका क्या मानना था? कंट्री में ज़्यादा नंबर किसका है? सर्ब्स का. तो कंट्री में मेजोरिटी है तो उनका ही बात चलना चाहिए. मतलब अगर हम इंडिया को कंसिडर करते हैं, इंडिया में मेजोरिटी किसका है? हिंदूज का है. मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस ये सब का माइनॉरिटी है. लेकिन इंडिया में सब लोग एक है बिकॉज इंडिया बिलीव्स इन इक्वालिटी. ऐसा कोसोवो में था क्या? नहीं. कोसोवो में क्या बिलीव कर रहा था मिलोशेविक कि कोसोवो में सर्ब्स अगर मेजॉरिटी में तो उनकी ही बात चलनी चाहिए. अगर अल्बानियंस को रहना है कंट्री में तो उनको सबऑर्डिनेट सिटीजन करके रहना पड़ेगा, या तो कंट्री से बाहर जा सकते हैं वो. He wanted the Serbs to dominate the country. Many Serb leaders thought that ethnic minority like Albanians
would neither leave the country or accept the dominance of the Serb. So अगर रहना है तो आपको सर्ब्स का डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंट्री से जा सकते हो. This is what happened to an Albanian family in town in Kosovo in April 1999. 74-year-old Batisha Hoax was sitting in her kitchen with her husband, 77-year-old husband Izzet. So her name of the husband was Izzet and name of the lady was Batisha. They were living in their house. They were sitting in their house. They had heard the explosions but not realized that Serbian troops had already entered the city. सो सर्बियन के जो सर्ब्स के जो ट्रूप्स थे, आर्मी थे, उन लोगों ने अल्बेनियन जहाँ रहते थे उनके ऊपर अटैक कर दिया था. तो उनका मोटो क्या था कि अल्बेनियन जो रहते हैं उनको घर से बाहर निकाल दो और उनके घर जला दो, डिस्ट्रॉय कर दो पूरा, बिकॉज दे डोंट वांट देम टू लिव इन देयर कंट्री. द नेक्स्ट थिंग शी न्यू that 5 to 6 soldiers had burst through the front door and were demanding, where are your children? तो उनके कोई बच्चे नहीं थे. They shot Izzet 3 times in his chest. तो उसके जो हस्बैंड थे उसको मार दिया. Recalls Batisha, with her husband dying before her, the soldiers pulled her wedding ring from her finger and told her to get out. I was not even outside the gate when they burned the house. She was standing in the street in the rain with no house, no husband, no possessions, but the clothes she was wearing. तो कुछ नहीं था उसके पास, पूरा घर उसका जला दिया, हस्बैंड का डेथ हो गया, सिर्फ उसके पास जो कपड़े थे उन्होंने पहने थे और बाहर रेन हो रहा था तो उसमें खड़ा कर दिया उसको. सो न्यूज़ रिपोर्ट वॉज टिपिकल ऑफ वॉट हैपेंड इन थाउजेंड्स ऑफ एल्बेनियंस इन दैट पीरियड. तो ऐसे एक जन के साथ नहीं हुआ, बटीशा के साथ नहीं हुआ, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एल्बेनियंस के साथ हुआ. मतलब एक ही कंट्री के लोग दूसरे लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं. जो मेजोरिटी है वो डोमिनेट करने का कोशिश कर रहा है अपने आप को, और माइनॉरिटी कम्युनिटी को परेशान कर रहा है. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ कोसोवो. डू रिमेंबर दैट दिस मैसेकर वॉज बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री. मतलब अपने कंट्री का ही आर्मी दूसरे के ऊपर अपने सिटीजन्स के ऊपर हरास कर रहा है या अटैक कर रहा है. वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. और जो मिलोसेविक लीडर था वो कैसे, वो डिक्टेटर नहीं था पहले, तो वो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन से जीता था. सब सर्ब्स ने उसको जिता दिया था क्योंकि वो मेजोरिटी में थे. This was one of the worst instances of killing based on ethnic prejudice in recent time. Finally, prejudice means hatred. तो वो एथनिक हेट्रेड की जैसे आपने हिटलर के बारे में पढ़ा रहेगा नाजिज्म में, उसके बाद ये सबसे बड़ा इंसिडेंट था कि एक कंट्री के लोग अपने ही लोगों को मार रहे. Finally, several other countries intervened to stop this massacre. Milosevic lost power and was tried by international court. Tried मतलब उसके ऊपर केस हुआ, ट्रायल हुआ और उसे सजा हो गया. 3 examples in which we can see that people were not given rights. जो उनका डिमांड था कि हमें राइट्स मिलना चाहिए, राइट्स तीनों भी कंट्री के लोगों को नहीं मिल रहा था. हमने अमेरिका का एग्जांपल देखा कि दे वर नॉट गिविंग राइट्स टू द प्रिजनर्स हु वर इन ग्वाटेमाला बे. Then we have seen example of Saudi Arabia where people were not getting rights, basic rights that our citizens need. Then we have seen example of Kosovo where same citizen government was attacking their own citizen because they were in minority. Equality नहीं था, so right to equality में नहीं मानते थे. So all these things are against constitution. ये जो हमने examples देखा, ये against democracy. In सब countries में democratic rights नहीं थे. So here we end the first part of the chapter. In the second part, I will tell you what is the importance of rights or what are rights in democracies. Rights का मतलब क्या होता है और उसका importance क्या होता है. And we will see what are different kind of rights or what are different kind of fundamental rights given to the citizen of India. So I hope you have understood this part. If you have understood, you can share with your friends and subscribe to the channel for more videos. And thank you for watching.